नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। मतलब कोई भी कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर करता है उसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। भाई जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होता है जो खूब सारी एनर्जी स्टोर कर सकता है छोटी सी जगह पे, और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसको यूज किया जाता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर कोई भी कैपेसिटर है ना सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो उसका यूज क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना और जब जरूरत हो तब उस एनर्जी को सर्किट में सप्लाई कर देना। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है कि अगर कोई भी कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सपोज करो C, और अगर आपने उसको किसी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, एक की लगा रखी है यहाँ पे, तो अगर आपने एक V वोल्ट की बैटरी से किसी भी कैपेसिटर को कनेक्ट किया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C के बराबर है, तो ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा अपने अंदर। ठीक है, टारगेट समझ में आ गया। हमको एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कैलकुलेट करना है। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम चार्जेस को पास पास लाके इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए हमें एक्सटर्नली कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो एक्सटर्नल वर्क सिस्टम पे किया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उस सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। तो अगर हमें किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें उस वर्क को कैलकुलेट करना चाहिए जो उस सिस्टम को बनाने में हमें करना पड़ा। जैसे कुछ चार्जेस पास पास लाके हमने रखे, तो उनको पास पास लाके रखने में, उन सारे चार्जेस को पास पास लाके रखने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, हम उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे, और वो वर्क की किसके बराबर होगा, उस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर माना जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर हमें इस कैपेसिटर को चार्ज करना है तो इसको चार्ज करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा। यहाँ पे वर्क कौन करेगा, ये बैटरी करेगी, क्योंकि इसी को इस कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो वो वर्क कितना होगा, अगर आप उस वर्क को कैलकुलेट कर लेते हो तो वही क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब ये करना कैसे है वो समझना ध्यान से। शुरुआत में हमने एक कैपेसिटर यहाँ पे दिखा रखा है जो अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे एक V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और एक की लगा रखी है। जैसे की को ऑन करेंगे तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे चार्ज होगा, जो ऊपर वाली प्लेट है उसके ऊपर शुरू में कोई चार्ज नहीं है और वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो छोटी छोटी क्वांटिटी की फॉर्म में आ रहा है, डी क्यू ऐसा करके थोड़ा थोड़ा चार्ज इसके ऊपर आके स्टोर होता जा रहा है। तो जो चार्ज यहाँ से आ रहा है बैटरी से वो कितना है, डी क्यू ऐसे स्मॉल क्वांटिटीज की फॉर्म में है। जैसे एक पानी का घड़ा होता है, उसको पूरा भरना है तो आप उसमें बूंद बूंद गिरा रहे हो, कुछ टाइम बाद में वो फुल हो जाएगा। उसी तरीके से इस कैपेसिटर को फुली चार्ज करना है तो यहाँ से हम डी क्यू ऐसे करके चार्ज को लाके इस पे स्टोर कर रहे हैं और ये चार्ज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर ऊपर वाली प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आता जा रहा है, पॉजिटिव। और जैसे जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लोअर प्लेट है उसके ऊपर अपोजिट टाइप का, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर अपोजिट मतलब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता जाएगा। या ऐसे समझ लो कि इधर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा। और सपोज करो किसी इंस्टेंट पे आप इसको देख रहे हो तो उस टाइम पे ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज आ चुका है स्मॉल क्यू और नीचे वाली प्लेट पे माइनस स्मॉल क्यू। दोनों प्लेट्स पे हमेशा चार्ज की वैल्यू बराबर होगी, ये ध्यान रखना। अभी इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस स्मॉल क्यू चार्ज होगा। तो अभी इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्यू बाई सी। कैपेसिटर के लिए अगर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू Q है और उसका कैपेसिटेंस कितना है C, चार्ज की वैल्यू कितनी है Q और कैपेसिटेंस कितना है C, तो उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी। ये वाला जो V है इसको मैंने स्मॉल v लिखा है, ये तो है बैटरी का वोल्टेज। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, तो जब ये पूरा चार्ज होगा कैपेसिटर तब इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इस 10 वोल्ट के बराबर आएगा। मतलब इसके बराबर ये चार्ज हो जाएगा। जितने वोल्टेज की बैटरी हम कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर हमेशा उतने ही वोल्टेज तक चार्ज होता है। तो अगर आप 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ये 10 वोल्ट तक चार्ज होगा फाइनली। देखने अभी तो पूरा नहीं हुआ ना चार्ज, अभी तो ये चार्ज हो रहा है, अभी हो रहा है। तो अभी इसके दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो
फाइनल पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, उससे थोड़ा कम ही रहेगा। कितना रहेगा तो उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। उसको मैंने स्मॉल v लिखा है, जो अभी फिलहाल थोड़ा बहुत चार्ज इसके ऊपर आ गया, उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतना डेवलप हो चुका है अभी। ठीक है, अब मान लो कि अगला DQ चार्ज आ रहा है, भी चार्ज आ गया कि इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, अब और चार्ज आ रहा है, तो ये जो अगला DQ चार्ज आएगा इसके ऊपर स्टोर होने के लिए, इसको ये पहला वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो इस रिपल्शन के अपोजिट, जो यहाँ से इस चार्ज को रिपल्शन मिल रहा है, इस रिपल्शन के अपोजिट अगर इस DQ चार्ज को इस प्लेट के ऊपर लाके स्टोर करना है, तो यहाँ पे बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक फ्लोर है, एक फर्श है, और उसके ऊपर आपने कोई ब्लॉक रखा हुआ है, तो अगर आप उसको धक्का मार के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो, तो आपको जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उस ब्लॉक और फ्लोर के बीच में, उसके अपोजिट कुछ वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको ले जा पाओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इस DQ चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाके स्टोर करने में अभी हमें यानी कि बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए हम वर्क, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच का जो रिलेशन है वो यूज करेंगे। ये रिलेशन होता है वर्क, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, WAB/Q इक्वल टू VB माइनस VA। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप किसी Q चार्ज को मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप Q चार्ज को मूव कर रहे हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में उस Q चार्ज को मूव करने में किया गया वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज इक्वल होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के। ये फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो अभी जैसे मुझे कैलकुलेट करना है कि इस DQ चार्ज को इस प्लेट के ऊपर स्टोर करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क की जगह तो मैं क्या लिख दूं, DW लिख देता हूं। मान लो इसके लिए DW वर्क करना पड़ा। DW क्यों बोला इसको, क्योंकि स्मॉल वर्क है भाई, स्मॉल चार्ज DQ को अगर आपको प्लेट के ऊपर स्टोर करना है यहाँ पे ले जाके, तो उसके लिए वर्क भी स्मॉल सा ही करना पड़ेगा, इसलिए उसको DW नाम दे दिया हमने। तो WAB की जगह मैंने DW लिखा। चार्ज कितना है जिसको हम लेके जा रहे हैं, DQ चार्ज है जिसको हम मूव कर रहे हैं, और VB माइनस VA का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में अभी फिलहाल डेवलप हो चुका है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, Q/C के बराबर है, ये भी लिख दिया हमने। आया समझ में? तो इससे DW कैलकुलेट कर लो। DW क्या आएगा, Q/C इंटू DQ। तो ये वो स्मॉल वर्क आ गया जो फिलहाल जब ये कैपेसिटर Q और -Q चार्ज स्टोर कर चुका है, और अभी हमें और DQ चार्ज इसके ऊपर लाके स्टोर करना है, तो उस टाइम पे जो वर्क करना पड़ेगा DW वो इतना होगा, Q/C इंटू DQ के बराबर। प्रोसेस समझना कि कैसे क्या हो रहा है। कैलकुलेशन तो अपन कभी भी कर सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है ना, तो चीज़ों को समझना है ताकि भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे अपने। अब ये जो DQ चार्ज है इसको स्टोर करने में किया गया वर्क अपने पास आया। ऐसे इसको जब पूरा चार्ज करना होगा तो DQ करके ऐसे बहुत सारे चार्ज इसके ऊपर लाके स्टोर करना होगा इन प्लेट्स के ऊपर। तो टोटल हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि ये जो DQ जो क्वांटिटीज हैं, स्मॉल क्वांटिटीज, ये इनफाइनेट हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, अपन इनफाइनेट टाइम्स हम ये DQ ऐसा करके इसके ऊपर चार्ज को लाके स्टोर करेंगे। इनफाइनेट मतलब भाई अगर थोड़ा सा भी चार्ज है तो अगर आप छोटे छोटे उसके पार्ट्स करते हो तो इनफाइनेट पार्ट्स कर सकते हो, तो इनफाइनेट पार्ट्स की फॉर्म में आप लाके इस पे स्टोर कर रहे हो चार्ज को, आप ऐसे मान लो। तो आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए जो इस बैटरी को करना पड़ेगा इस कैपेसिटर को पूरा चार्ज करने के लिए, अगर वो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स क्या लगाएंगे भी, कहाँ से कहाँ तक कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो बताओ शुरुआत में कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, 0, बाद में कितना आ जाएगा, तो मान लो ये कैपिटल Q ये चार्ज आ गया इसके ऊपर माइनस कैपिटल Q चार्ज आ गया। ये वो फाइनल चार्ज है जो इसके ऊपर आ जाएगा जब ये V वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। जो बैटरी का वोल्टेज है उतने वोल्टेज तक जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उस टाइम पे इसके ऊपर चार्ज आएगा Q और -Q। तो मुझे इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या लगानी है बताओ, 0 से Q की लिमिट लगाएंगे। समझ में आया कि 0 से Q की लिमिट क्यों लगाई है, क्योंकि 0 से Q तक चार्ज को स्टोर करना है। DW का इंटीग्रेशन होगा W, ठीक है। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है ना किसी भी कैपेसिटर का, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो उसको बनाते टाइम पे फिक्स हो जाती है कि प्लेट्स का एरिया हमने इतना रखा है कैपेसिटर की, दोनों प्लेट्स के बीच में ये मीडियम भरा हुआ है,
डिस्टेंस इतनी रखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग उसका कैपेसिटेंस फिक्स हो चुका होता है। तो C यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको अलग कर लिया। Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे Q का इंटीग्रेशन करना है जिसकी पावर 1 है, कुछ नहीं दे रखा तो 1, तो Q की पावर 1+1 अपॉन 1+1 यानी कि Q²/2 बन जाएगा। 0 से कैपिटल Q की लिमिट लगा दो। अभी मैं लिमिट पुट कर रहा हूं इसके अंदर 1/c इंटू पहले अपर लिमिट Q²/2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो W कितना है यहाँ पे 1/2 Q²/c। तो ये हमारे पास वो वर्क निकल के आ गया जो कैपिटल Q चार्ज मतलब जब इन प्लेट्स के ऊपर आ चुका होगा तो उसके लिए बैटरी को करना पड़ेगा। मतलब ये उस वर्क का फॉर्मूला है जो कैपिटल Q तक इस कैपेसिटर को चार्ज करने में, मतलब इतना चार्ज देने में इस बैटरी को करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या। इसी फॉर्मूले को दो और तरीके से लिख सकते हो आप। जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है तो इसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना आ गया, कैपिटल Q, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो चुका होगा दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपिटल V, है ना। तो कैपेसिटेंस इसका C है, तो बताओ जो Q है यानी कि जो फाइनली इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आया वो किसके बराबर होगा, C इंटू V के बराबर होगा। ये चीज हम जानते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ, अगर मैं Q को रिप्लेस कर देता हूं CV से तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला है ही अपने पास। अच्छा, ये जो वर्क का फॉर्मूला अपने पास आया निकल के, इसी को हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, क्योंकि जो वर्क हमें सिस्टम को चार्ज करने में यानी चार्जेस को लाके इकट्ठा करने में यहाँ पे करना पड़ा, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो इसको मैं U लिख देता हूँ। U किसके बराबर है, इस वर्क W के बराबर है। चाहे आपको ये पूछे कि कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है, चाहे आपको ये पूछे कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, वो एक ही बात है। ठीक है, 1/2 Q²/c। अब बताओ अगर मैं Q की जगह CV लिख दूं तो C और V इन दोनों का स्क्वायर होगा तो एक C कैंसिल, तो आंसर आएगा हाफ CV²। और अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले में C की जगह Q/V लिख दूं, भाई C इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q/V। तो C की जगह अगर Q/V, V तो ऊपर चला जाएगा और एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, हाफ Q इंटू V आएगा। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया। मतलब ये तीन फॉर्मूले अपने पास आ गए। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर के कितने फॉर्मूले आ गए, तीन। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन में, तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। जैसा डेटा दे रखा होगा वैसा फॉर्मूला यूज होगा। जैसे किसी क्वेश्चन में कैपेसिटर ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है वो दे रखा है और उसका कैपेसिटेंस दे रखा है, तो ये लगा दो। ये दे रखा है कि कैपेसिटेंस इतना है कैपेसिटर का, इतने वोल्टेज तक चार्ज किया, तो बताओ एनर्जी कितनी स्टोर करी, तो ये वाला लगा दो। ये बोले कि इतना चार्ज है इतना वोल्टेज है, तो ये लगा दो। मतलब जैसा आपको डेटा मिलेगा क्वेश्चन में उसी टाइप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक चीज और समझते हैं साथ साथ। अगर मैं ये वाला जो फॉर्मूला है जब ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका होगा उस टाइम पे अप्लाई करूं, भाई जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और आपको टोटल कितना वर्क करना पड़ा, अगर वो कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करके देखो, देखते हैं आंसर क्या आता है। भाई अभी तो हमने इंटीग्रेशन वगैरह करके सॉल्व किया, भाई इसी फॉर्मूले को हमने यूज किया था शुरुआत में जब हमें वर्क कैलकुलेट करना था। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली मैं अप्लाई कर रहा हूँ फाइनल सिचुएशन में जब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। मान लो कि इस कैपेसिटर को चार्ज करने में हमें जो या बैटरी को जो टोटल वर्क करना पड़ा वो कितना है, W डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है जो स्टोर करना है, कैपिटल Q, और VB माइनस VA का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जो फाइनली डेवलप हो चुका होगा इस बैटरी के वोल्टेज के बराबर V। तो इससे W क्या निकल के आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे W आ रहा है अपना Q इंटू V के बराबर। जबकि हमने जो कैलकुलेशन से आंसर फाइंड किया उसमें W किसके बराबर है, हाफ Q इंटू V के बराबर आ रहा है। मतलब बैटरी को जो टोटल वर्क करना पड़ा वो तो Q इंटू V के बराबर है, लेकिन कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर करी है वो इसकी हाफ है, हाफ Q इंटू V। तो ये बाकी एनर्जी कहां चली गई, बात समझ में आई क्या। ये भी कैलकुलेशन सही है ये भी सही है, तो फिर दोनों में ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये वाली जो कैलकुलेशन है ये हम इस चीज के लिए कर रहे हैं कि बैटरी को टोटल कितना वर्क करना पड़ा, और ये वाली जो कैलकुलेशन हमने करी है ये कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी है उसके लिए आई है। अब लोग इसलिए तो सेम ही होना चाहिए, भाई बैटरी ने वर्क किया वो यहाँ पे कैपेसिटर के पास में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, तो ये तो बराबर आना चाहिए ना। अलग अलग क्यों आ रहा है, ये कम क्यों आ रही है एनर्जी, जो कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर करी है ये कम क्यों आ रही है। तो इसका रीजन ये है
कि जब ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही होती है तो ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं इनमें करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होगा ना, चार्ज चल के जाएगा, और इन कनेक्टिंग वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और जब भी आप किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करोगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे होता ही है कि जब ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही होती है तो इन कनेक्टिंग वायर्स में जो करंट फ्लो होता है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट की वजह से एनर्जी का लॉस होता है। तो ये जो हाफ एनर्जी है ना ये लॉस्ट हो गई। मतलब यहाँ से अगर हमने 10 जूल एनर्जी ली है टोटल बैटरी से, तो कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी होगी, 5 जूल। तो बाकी 5 जूल कहाँ चली गई, हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो गई। बात समझ में आई यहाँ पे, ये कारण होता है। इसलिए फॉर्मूला ये भी सही है, लेकिन ये टोटल वर्क का है जो बैटरी को करना पड़ा, और ये कौन सा है, ये वो वर्क है जो इसके अंदर स्टोर हो पाया, बाकी हाफ वर्क कहाँ चला गया, हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो गया। आया समझ में, क्लियर एकदम।